हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन हम दूसरी वीडियो में डाल चुके हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर डिस्टेंस जो दो ऑब्जेक्ट के बीच की है उसको हाफ कर दिया जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं होता क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस है जो सेंटर से उन दोनों ऑब्जेक्ट के उसके स्क्वायर के। अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है r है, अगर r की वैल्यू को इन्होंने क्या बोल दिया है, हाफ कर दिया है। r की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 क्योंकि रेडियस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। अब रेडियस क्या है, स्क्वायर में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का जो स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, और जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो f इज इक्वल टू 4, मतलब जो फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि जो फोर्स और जो रेडियस है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे रेडियस हाफ करने की वजह से जो फोर्स है वो क्या हो गया है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। लास्ट में देखिए आपको यही बताया गया है, डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस वैल्यू। जितनी भी प्रीवियस वैल्यू से उससे कितना हो जाएगा, हमारा 4 टाइम फोर्स हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मासेस के प्रोपोर्शन के भी ऊपर। हमें पता है ना F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ये हमारा जो मासेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इन्होंने बोला है जब एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो जल्दी से नीचे नहीं आएगा। दोनों जो हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट है सेम टाइम पे नीचे आएंगे ग्राउंड के ऊपर। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीज़न है कि मास ज़्यादा होते हुए भी जो ऑब्जेक्ट है हैवी ऑब्जेक्ट वो नीचे जल्दी क्यों नहीं आता। तो देखिए क्या होता है, जो एक्सेलरेशन लगता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। और जब एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है वहाँ पे। तो जो ग्रेविटी उसको खींचेगी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को और लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेम एक्सेलरेशन से खींचेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम एक्सेलरेशन अप्लाई होगी अगर उसको ऊपर से डाला गया है। तो चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी भारी हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का हो, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट मास ज़्यादा होते हुए भी फास्ट रेट से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। आपको यहाँ पे बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ, जो कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा गया है उसके ऊपर। जैसे मान लिया ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है यहाँ पे, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो देखिए इसको हमें वैल्यूज रखनी है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, और जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम वो हमें गिवन है। उस सभी को हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। F किसके इक्वल होता है, Gme मास ऑफ अर्थ,
MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो लिया जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम G की वैल्यू रख दें मास ऑफ अर्थ की, मास ऑफ ऑब्जेक्ट की, और जो रेडियस है अर्थ की उसकी वैल्यू हम रख दें और उसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए आपको सोल्यूशन दिखाया गया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी गई है। G की वैल्यू कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 ये वैल्यू रखनी है हमें। मास ऑफ अर्थ ये रखा हुआ है 1, ये किसका मास था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था। रेडियस क्या है अर्थ की, ये है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 न्यूटन। कितनी वैल्यू आएगी, 9.8 न्यूटन। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लगा रही है अर्थ, वो कितना है यहाँ पे, 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसी को हम 9.8 न्यूटन को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाए तो कहाँ पे आके गिरता है, नीचे। उसकी जो पोजीशन चेंज होती है, जो उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, किस फोर्स से खींचती है, 9.8 न्यूटन फोर्स से। तो वैल्यूज आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा आंसर 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद मून अट्रैक्ट द अर्थ, वाई। यहाँ पे बोला गया जैसे आपके पास अर्थ है आपका और आपका मून है, ये मून ले लिया हमने, ये अर्थ ले लिया। इन्होंने बोला है मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ मून को अपनी तरफ खींचती है। तो कौन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा अप्लाई करता है, अर्थ का ज़्यादा है, मून का ज़्यादा है, या दोनों का बराबर ही है। तो देखिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्वल फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अर्थ इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है तो मून अर्थ को किस डायरेक्शन में खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो आपको बताना है यहाँ पे लास्ट में, अर्थ अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। अर्थ और मून दोनों का फोर्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द मून। जैसे कि आपको पता होगा मून सैटेलाइट है अर्थ का, मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह मून अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। तो आपको बताना है, खींचती तो अर्थ भी है मून को अपनी तरफ और मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो मून की ही होती है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, ऐसा क्या रीज़न है, तो देखिए क्या है यहाँ पे रीज़न। जो अर्थ है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इक्वल ही होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ मून से 70 टाइम्स से अबोव ही ज़्यादा होता है ये मास, जो अर्थ का मास है मून से। इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, मून का क्या होगा, अर्थ की तरफ ज़्यादा होगा, और अर्थ का जो एक्सेलरेशन रेट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जिसका एक्सेलरेशन रेट ज़्यादा होगा वही घूमेगा। किसका एक्सेलरेशन रेट ज़्यादा है, मून का ज़्यादा है, किसका कम है, अर्थ का कम है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज़्यादा है। जितना मास ज़्यादा उतना ही एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से अर्थ मून की तरफ रिवॉल्व नहीं करती, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन रेट क्या है, कम है, और मून का जो एक्सेलरेशन रेट है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स इफ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, उस पर क्या असर पड़ेगा अगर मास, एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो फोर्स है ग्रेविटेशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन्होंने इनमें से किसको चेंज करने के लिए बोला है, इन्होंने चेंज करने के लिए बोला है यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट का मास। जैसे मान लिया इसका मास मैंने चेंज करना है, कितना करना है, इसका मास डबल करना है। अगर मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा फोर्स, जितना मास बढ़ा है। अगर मास को डबल किया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपको यही बताना है यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो गेट डबल। पर्पल कलर में आपको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि मास एक ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अगर डिस्टेंस
क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए और ट्रिपल कर दी जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर की। अब जो डिस्टेंस है इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है डबल। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 और डबल किया गया है और इसका क्या लेना है मेरे को, क्योंकि स्क्वायर है फॉर्मूले में तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना फोर्स था पहले उसका 1/4 हो जाएगा। अगर 100 है तो 100 का 1/4 कितना होगा 100/4 हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस को हमने डबल किया तो फोर्स क्या हो गया हमारा 1/4। नेक्स्ट इन्होंने बोला है अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे अभी आपको क्या वैल्यू रखनी है 3 और 3 का क्योंकि उन्होंने बोला ना ट्रिपल, तो आर की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे 3 और इसका भी क्या लेना है स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। जो फोर्स पे इफेक्ट आया है डिस्टेंस को चेंज करने का वो कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स फोर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम आ जाएगा। 1/9 टाइम्स हो जाएगा आपका फोर्स। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे लास्ट में आंसर दिखा रखा है 1/19 द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट है अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, अगर इसके मास को भी डबल कर दिया जाए और इसके मास को भी डबल कर दिया जाए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। जितनी ओरिजिनल वैल्यू ऑलरेडी थी उसके 4 टाइम हमारा हो जाएगा मास अगर ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दिया जाए। दोनों ही ऑब्जेक्ट के मासेस को लिखो ना, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो जो हम अर्थ पे बाइंड है, अर्थ के साथ जो जुड़े हुए हैं अपने प्लेनेट के साथ, वो किसकी वजह से है, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हमारे ऊपर। तो हम अर्थ के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी है हमारी, वो किसकी वजह से है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपके टाइड्स आते हैं, ठीक है, जो मून की वजह से आते हैं आपके टाइड्स, सन की वजह से जो टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से हैं, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या फिर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उनकी वजह से क्या आते हैं टाइड आते हैं। तो सेकंड आप ये लिख सकते हो टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सारा किसकी वजह से आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस ही है आपकी ये। थर्ड क्या है आपका कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में, सन के चारों तरफ। तो जो रिवोल्यूशन है प्लैनेट्स की सन के अराउंड वो किसकी वजह से है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही है। और जो आपका मून है, जो आपकी अर्थ के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन करता है, जो सैटेलाइट रिवोल्यूशन करते हैं मून के चारों तरफ, वो भी किसकी वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। हम अर्थ पे जो बाइंड है वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी का एक आंसर दे दिया गया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सारा किसकी वजह से है, आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिराया जाता है तो कहाँ पे गिरता है, जमीन पे जाके गिरता है, ग्राउंड पे गिरता है। जमीन पे ही क्यों जाके गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता वो, क्योंकि अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। और जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। और किस रेट से जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लिख सकते हैं जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है। जैसे कि एक पहले क्वेश्चन आया था ना कि ऑब्जेक्ट हैवी लिया हमने या लाइटर लिया है, मास पे डिपेंड नहीं करेगी जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। चाहे कोई कितना ही भारी ऑब्जेक्ट हो या कितना ही हल्का ऑब्जेक्ट हो, वो सेम टाइम पे अर्थ पे आके गिरेंगे। ठीक है, हम एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एयर का रेजिस्टेंस ना हो तो। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो चाहे मास कितना भी हो आपका, तो सेम फोर्स से अर्थ उनको अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट।
क्या बोलते हैं, वेट, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेट किसके इक्वल है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो आपका वेट होगा, वेट क्या बोला जाएगा यहाँ पे, वेट है जो अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। तो जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे जो जिस भी प्लेनेट के ऊपर ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वेट है वो अलग होगा, और अगर हम कहीं दूसरे प्लेनेट पे जाके अपना वेट मेज़र करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे वेट की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस एक्सेलरेशन से, किस ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमित बाय few grams of gold at the pole as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets the him and at equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? The value of G is greater at the pole than at the equator. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि आप अपने आप को ही लगा लीजिए, आपने गोल्ड को बाय किया है, खरीदा है आपने पोल्स पे, ठीक है, और पोल्स पे जब आपने गोल्ड को खरीदा तो वहाँ पे उसका वेट कुछ और होगा, और जब आप इक्वेटर पे जाके उस गोल्ड का वेट मापेंगे तो वहाँ पे उसका वेट कुछ और होगा। तो वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मास किसके इक्वल होता है आपका, सॉरी वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल है। मास तो देखिए अगर मान लिया आपने 2 ग्राम गोल्ड खरीदा है या 10 ग्राम गोल्ड खरीदा है, अब ये नहीं है कि मास ही चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया है, चाहे पोल पे लो चाहे इक्वेटर पे लो, कहीं पे भी जाके लो, क्योंकि मास कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी। पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो इक्वेटर है हमारी अर्थ का वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए पोल्स पे अगर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वेट वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर। और अगर इसी सेम गोल्ड को हम इक्वेटर पे जाके मापते हैं, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम, जी कम तो वेट कम, क्योंकि मास तो उतना ही है। अगर आप 10 ग्राम गोल्ड लेके आए तो ये थोड़ी ना कि मास ही कम हो जाएगा, मास सेम रहेगा, लेकिन जो जी की वैल्यू है वो चेंज होने की वजह से जो वेट है हमारे गोल्ड का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट का मतलब क्या है, एक तरह से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है मास के ऊपर वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसमें लास्ट में बताना है, अमित फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। ठीक है, वही बताया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, चेक कर लेंगे आप इसको एक बार। नेक्स्ट है, Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? जैसे एक तो आपके पास है सिंपल पेज, ठीक है, फ्लैट है बिल्कुल, एक आपने क्या किया, उसी दूसरा आपने पेज फाड़ा आपने अपनी नोटबुक से और उसको एक बॉल बना लिया, उसको क्या कर दिया आपने, मोड़ लिया है। ठीक है, जैसे बच्चे बना के खेलते हैं ना बॉल, उसको आपने क्या कर लिया, उसको क्रम्बल कर लिया है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही शीट्स को ऊपर से गिराना है। जैसे मान लिया आप सेकंड फ्लोर से गिरा रहे हो तो कौन सी शीट ऑफ पेपर जल्दी नीचे आएगी ग्राउंड पे, ठीक है। वैसे तो दोनों को सेम ही टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सेम एक्सेलरेशन अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर अर्थ के ऊपर एयर भी तो है जो एयर रेजिस्टेंस लगाती है, ऑब्जेक्ट को नीचे आने से क्या करती है, रोकती है। अर्थ तो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हवा क्या करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको नीचे आने से रोकेगी। तो जब शीट ऑफ पेपर को डाला गया और क्रम्बल्ड पेपर को डाला गया, बॉल को डाला गया, तो उसमें से कौन जल्दी नीचे आके गिरेगा, जिसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। जैसे ये पेपर था हमारा और ये क्रम्बल ऑफ पेपर है, ठीक है। तो जल्दी से नीचे आके कौन गिरेगा, जल्दी से नीचे आके कौन गिरेगा, जिसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम क्योंकि सरफेस एरिया कोई चेन दिखाना में, इसका जो पेपर का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, और जो बॉल क्रम्बल बॉल है इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हवा क्या करेगी, एयर क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और इस पर जो एयर का रेजिस्टेंस है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। एयर रेजिस्टेंस हटने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो क्रम्बल किया गया है पेपर ऑफ शीट को, ये जल्दी से नीचे ज़मीन पे आके गिरेगा, ठीक है। अब क्रम्बल करने से डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये भी बता सकते हैं आप, डेंसिटी क्या हो गई है, पेपर की इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये होता है ना, पर डेंसिटी किसके इक्वल है,
डेंसिटी इक्वल है मास बाय वॉल्यूम। मास तो वही है उस पेपर का, मास तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जब आपने पेपर को इस फॉर्म में लिया और इस फॉर्म में लिया तो इस फॉर्म में वॉल्यूम क्या हो गई है, कम हो गई है, और वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस का उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, और वो जल्दी से फास्टली नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। आपको बताना है, पहले तो इन्होंने बोल दिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के सरफेस पे वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, जितना कि अर्थ के सरफेस पे है। कितना हो जाएगा, 1/6, जितना कि अर्थ के सरफेस पे है। अब इन्होंने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट बता दिया है, कितना वेट है, 10 किलोग्राम। तो आपको बताना है उसका वेट मून पे कितना होगा और अर्थ पे कितना होगा। तो देखिए जो वेट है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। वेट किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट देखिए ऑब्जेक्ट का क्या होगा, पहले तो हमें मास की जरूरत पड़ेगी। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 10 किलोग्राम है मास, 10 इनटू एक्सेलरेशन कितनी है उसकी अर्थ पे, इन्होंने वैल्यू दे भी रखी है, नहीं दे रखी तो आप खुद से, आपको अगर दे रखी है तो आपको वही यूज़ करनी है, नहीं दे रखी है तो आपको जी की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ए की वैल्यू, और जी की वैल्यू सेम ही होगी आपकी अर्थ पे 9.8। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 98 न्यूटन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे, अर्थ पे, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 10 है, एक्सेलरेशन 9.8 है। अभी उस सेम ऑब्जेक्ट का जो वेट है हमें कहाँ पे निकालना है, मून पे निकालना है। तो जितना वेट उसका अर्थ पे है उसका हम क्या कर देंगे, 1/6। जैसे कि हमारे पास है 98 है, तो 98 का क्या कर देंगे हम, 1/6। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 16.3 न्यूटन। तो ये कहाँ पे वेट निकल गया, मून पे। हमें करना ही क्या था, वेट निकालना था मून पे और अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. Second part इसका total time it take to return the surface of the earth. तो देखिए सबसे पहले क्या है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, आपको बॉल को कहाँ फेंकना है, अपवर्ड। जब आप बॉल को अपवर्ड फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं ना आप, क्योंकि अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन आप बॉल को फेंक कहाँ रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब भी बॉल को ऊपर फेंका जाएगा या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा, उस टाइम पे जो हमारी जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो माइनस में यूज होगी। और माइनस में कितना, 9.8। जैसे मान लिया मेरे पास ये बॉल है, मैंने कहाँ फेंका, ग्राउंड से इसको ऊपर फेंका है, तो जी की वैल्यू कितनी यूज होगी, माइनस में, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में फेंका ऑब्जेक्ट को। अगर मान लिया यही ऑब्जेक्ट है हमारा, सेम ऑब्जेक्ट, इसको हमने फेंका है ऊपर से नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, तो अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो उस टाइम पे जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। कितनी पॉजिटिव, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे से ऊपर फेंका जाए तो माइनस में, ऊपर से नीचे फेंका जाए तो प्लस में। ठीक है, जी की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे चेंज होगी हमारी। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यू और v की वैल्यू में क्या चेंज आएगा जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए। मान लिया ये बॉल है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका हमने, तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी वो हम चेक करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, हाइट क्या होगी, यहाँ पे हाइट होगी आपकी, कितनी डिस्टेंस कवर की है ऑब्जेक्ट ने। जैसे मान लिया आपने नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी उसकी, जैसे कि यहाँ पे हाइट है h, और h को जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे जब s यूज करते हैं वो s ही यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, h। कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट गया है तो वो क्या होगा वहां पे h की वैल्यू। और जो हाइट की बात कर रहे थे हम, हाइट भी चेक कर लीजिए। अगर बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, ठीक है, नीचे से कहाँ फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी,
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की 0, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके किसी एक हाइट पे जाके वहां से क्या हो गई उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक जैसे हमने बॉल को फेंका नीचे से ऊपर, ऊपर गई वो ऊपर किसी एक पॉइंट तक, किसी एक फिक्स हाइट तक जाएगी, उसके बाद वो कहाँ आनी शुरू हो जाएगी, नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की वो क्या होगी 0 होगी, अगर नीचे से ऊपर फेंका जाए तो। ठीक है, अगर हम कहाँ से फेंकते हैं नीचे से ऊपर, उसके बाद अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए ऑब्जेक्ट को, ऊपर से अगर नीचे फेंका जाए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि मान लिया ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या उसकी वेलोसिटी 0 ही है ना, जब उसको हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में जब नीचे से ऊपर फेंका जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगी। अगर आपको ये समझ में आया तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी की वैल्यू अगर आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आपको समझ में आया तो आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है नीचे से बॉल को कहाँ फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके बॉल की, इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किसी एक हाइट पे जाके वो नीचे आना शुरू करेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की 0। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव में होगी। क्यों होगी, क्योंकि बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, एच निकालनी है। तो एच निकालने के लिए एच किसके इक्वल होगी, एस के इक्वल होगी, जो हमने लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन किए हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो होगा निकालने के लिए, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब ये s क्या है यहाँ पे, s का मतलब है h हाइट, एस क्योंकि डिस्टेंस होती है ना, और डिस्टेंस क्या है जब नीचे से ऊपर फेंका जाए तो हाइट ही है। और जो ए है, ए की जगह पे हम क्या यूज करेंगे जी। जी किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी से अपोजिट फेंका गया है। अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as था ना, एस की ए की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ए की जगह लिखा जाएगा जी ग्रेविटी की वैल्यू, और एस क्या है आपका हाइट, एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे एच। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49, 2 जी की वैल्यू कितनी है -9.8, और ए को एस को हम क्या लिखेंगे एच लिखेंगे। तो यहाँ से हम जो भी इक्वेशन है उसको सोल्व करके यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे 122.5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था आपको, टोटल टाइम। ठीक है, रिटर्न करेगी जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो उसको टोटल टाइम बॉल को कितना लगेगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो जो उसका टाइम है, ठीक है, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा उसका टाइम है, वो टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो हम जैसे मान सकते हैं जैसे बॉल है, इसको नीचे से ऊपर फेंका और जब ये ऊपर से फिर नीचे आएगा तो टाइम जितना नीचे से ऊपर जाने में लगा है उतना ही सेम टाइम क्या लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो इसको हम मान लेंगे t1, इसको हम मान लेंगे t2, और एक टाइम निकाल के दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल टाइम किसके इक्वल होगा, t1 प्लस t2। तो देखिए आगे यही सॉल्यूशन किया गया। पहले टाइम निकाल लेंगे हम। टाइम के लिए हमें कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए को हम क्या लिखेंगे g। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 49 है, g की वैल्यू माइनस में है तो माइनस लगा दिया हमने। तो t की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो t को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम 5 सेकेंड। कितना आएगा टाइम हमारे पास 5 सेकेंड। ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेंगे। आपको t की वैल्यू चेक करनी है, t निकालना आपको यहाँ से। अब इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर जाने में लगा सेम ही टाइम बॉल को क्या लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड तो लगे ऊपर जाने में बॉल को और 5 ही सेकंड लगे उसको नीचे आने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is released from the top of tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. तो जैसे इसके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास एक टावर है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 19.6 मीटर। ऊपर से किसी एक स्टोन को गिराया गया है नीचे,
ठीक है। अब देखिए जब भी किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, अर्थ की डायरेक्शन में ही फेंका जा रहा है ना उसको नीचे, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ से हमें निकालने किसकी वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी। और जो हाइट है, जो एस है, जो एच है, वो हमें पता ही है, यहाँ पे एच कितनी है, 19.6। अब देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी आपकी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। u भी है आपके पास, v भी है आपके पास, g भी है आपके पास, ठीक है, h भी है आपके पास। यहाँ पे सॉरी v आपको निकालना है, u की वैल्यू आपको पता है, तो रख दीजिए यहाँ पे इस वैल्यूज को, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, h कितनी है 19.6, g कितनी है 9.8 और 2 फॉर्मूले में ही है आपका। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे फेंका जाए तो क्या हो जाएगी, 0। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ग्राउंड पे टच करने से पहले की बात है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए अगर ग्राउंड से टच करेंगे तो लास्ट में तो रेस्ट में ही आ जाएगी ना वो, तो यहाँ पे बात की गई है ग्राउंड को टच करने से पहले जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी आपकी स्टोन की, वो कितनी थी, 19.6 मीटर पर सेकेंड।